हम लोगों ने सेट में अभी तक क्या क्या पढ़ा उसका रिकैप एक बार देख लीजिए। सेट की डिफिनीशन पढ़ी। सेट किसे कहते हैं? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट कहा जाता है। सेट को कैसे लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। सेट के अंदर जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3 तरीके बताए थे, जिसमें 2 तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक रोस्टर फॉर्म था, एक सेट बिल्डर फॉर्म था। और रोस्टर फॉर्म वो था जिसके अंदर सेट के एलिमेंट्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट मौजूद हों। सेट बिल्डर फॉर्म था कि जब सेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट ना मौजूद होकर के बल्कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी गई हो, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट पढ़ा। एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट ना हो। सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया जा सके। इनफाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट न किया जा सके। इक्वल सेट, जिसके अंदर 2 सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद हों। इक्विवेलेंट सेट, नंबर सेम हो, एलिमेंट सेम हो या ना हो, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट रोका था। टाइप ऑफ सेट के बाद हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़ा, यूनियन बिटवीन 2 सेट्स का मतलब 2 सेट का यूनियन करना, यानी दोनों का सारा एलिमेंट एक साथ लिख देना है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स पढ़ा, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिख लिया। 2 सेट का डिफरेंस पढ़ा, a माइनस बी। ए का वो एलिमेंट जो b के अंदर मौजूद ना हो, a माइनस बी था। b माइनस ए यानी b का एलिमेंट जो a के अंदर मौजूद ना हो। सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा, a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो सेट a और सेट b का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, यानी a माइनस बी और b माइनस ए को एक साथ लिख दिया, यूनियन कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट में हमने बताया कि सारे नॉन सेट्स के एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल के बाद हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ जो एलिमेंट ए में मौजूद ना हो वो ए के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। उस पर एक आध एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा कॉम्प्लीमेंट्री पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जो पढ़े उन्हीं से रिलेटेड। यहाँ पर जो भी हम बात करने जा रहे हैं ये कुछ नई बातें नहीं हैं, आप इसमें थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएंगे तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं आसानी से। सबसे पहले अपन जो यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जो ध्यान रखने वाली बात है, सबसेट से रिलेटेड। हम लोगों ने सबसेट भी पढ़ रखा है, सबसेट पे भी चर्चा हम लोगों ने कर रखी है। अगर मान लो हमसे कहा जाए कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है क्या मतलब हुआ इसका? ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, और इसका क्या मतलब हुआ? बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है। तो इन दोनों को अगर एक साथ लिख दिया गया एंड करके, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का भी सारा एलिमेंट ए में है। तो क्या हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ एंड से कनेक्ट करके ये बोल सकते हैं कि ऐसा तभी होगा जब ए और बी बराबर होगा? यानी ए और बी अगर 2 इक्वल सेट हैं तो उस कंडीशन में ए बी का सबसेट होता है और बी ए का सबसेट होता है। ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर होगा और बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर होगा। तो बोलेंगे क्या? ए और बी आपस में इक्वल है। चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझते भी रहेंगे आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो अगर हमने बोला कि ए और ए का इंटरसेक्शन करते हैं, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कर दिया, तो ए और ए दोनों सेम सेट है, इनमें क्या कॉमन होगा? तो ए ही कॉमन होगा। अगर मान लो यहाँ पर हमने बोला कि ए का यूनियन कर दो ए के साथ, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? ए आएगा। ए और ए मतलब सारा एलिमेंट, 2 बार तो एलिमेंट लिखेंगे नहीं, तो एक ही बराबर हो जाएगा। आप इन चीज़ों को समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट एग्जाम्पल भी लिख करके समझ सकते हो। चौथा पॉइंट, अगर मान लो हम ए और फाई का इंटरसेक्शन करते हैं, ए और फाई का इंटरसेक्शन करते हैं, मतलब ए और फाई में क्या कॉमन एलिमेंट? तो फाई तो एम्प्टी होता है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट हो तो भी ठीक है, तो कॉमन तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? फाई आएगा। पांचवा पॉइंट अगर बोलें ए के साथ ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ए के साथ ए का इंटरसेक्शन, तो सॉरी हम लोग अपन ऊपर पढ़ चुके हैं ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? यूनिवर्सल सेट यानी उसके अंदर सारे नॉन सेट के एलिमेंट मौजूद है, यानी ए का भी सारा एलिमेंट इसके अंदर है। तो यू के अंदर ए का सारा एलिमेंट मौजूद है, तो ए और यू में कॉमन क्या होगा? ए का सारा एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, तो इस रिजल्ट में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा।
अब कुछ बातों को यहाँ ध्यान से देखो, छठवां पॉइंट। अगर हमने तुमसे कहा कि ए बी का सबसेट है, ध्यान से बात को समझना, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का साइन लगाया हमने, इक्वल का साइन नहीं लगाया यहाँ पे। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। एग्जाम्पल बनाना चाहते हो तो आप इसको एग्जाम्पल की तरह भी लिख सकते हो। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है। ए का सारा एलिमेंट बी में है, मतलब आप ऐसे ए लिख सकते हो 1 2, और एक बी ले सकते हो, इसके अंदर 1 2 3 ऐसे एग्जाम्पल ले लो। एक बात यहाँ समझ में ताकि आए। अब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, यानी ए बी का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ए और बी में इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या आएगा, बोलो। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन में क्या आएगा, 1 2 आएगा। 1 2 क्या है, ए के बराबर, तो अपन ए इंटरसेक्शन बी को ए के बराबर लिख सकते हैं क्या। कब लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए के बराबर नहीं होता, कंडीशन होना चाहिए। यानी ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने लिखी, ये प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है। यानी अगर कोई भी थ्योरम, कोई भी रिजल्ट या कोई भी इस तरीके का रिलेशन किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है तो उसको कंडीशनल आइडेंटिटी कहा जाता है। यानी इस आइडेंटिटी को फुलफिल होने के लिए ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। यानी ए बी का अगर प्रॉपर सबसेट होगा या ए बी का अगर सबसेट होगा तभी आप ऐसा बोल सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, अगर ए और बी का यूनियन इसी सेम क्वेश्चन में पूछा जाता तब क्या बोलते हैं। ए और बी का यूनियन अगर पूछा जाता तो क्या बोलते हैं। सेट ए और सेट बी सेम एग्जांपल ले लो, इसका यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। इस ए और बी का यूनियन क्या आएगा, 1 2 3, और 1 2 3 किसके बराबर है, बी के बराबर। तो क्या हम ए यूनियन बी को ये लिख सकते हैं कि बी के बराबर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट लिखो, 7वां पॉइंट, इसका नाम भी नोट कर लो। यहीं पे लिखते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ या थ्योरम। सॉरी, डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या है, अभी हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल किया था, कॉम्प्लीमेंट्री सेट के जस्ट बाद एग्जाम्पल किया था। उस एग्जाम्पल में हमने एक चीज़ लिखी थी, ध्यान से देखिएगा तो शायद समझ में आए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला था हमने, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा उसमें, 5वां। और ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन भी निकाला था। ए यूनियन बी का एक साथ कॉम्प्लीमेंट निकाला था, ये होल कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और इसका मतलब हुआ ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना है, बी अलग निकाल लेना और तब दोनों का कॉमन निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। दोनों में अंतर समझिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट पूरे पे लगा हुआ है, यानी ए यूनियन बी से जो रिजल्ट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, और ये केवल ए पर और केवल बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, मतलब है दोनों का अलग अलग। दोनों रिजल्ट बराबर आए थे, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। ऐसे ही अपन इसको वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर के ए और बी कोई दो सेट लेकर के भी प्रूफ कर सकते हैं। पीछे जैसे हमने एग्जाम्पल से इसको दिखाया था, ए इंटरसेक्शन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। यानी आप अगर दो सेट का यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो किसके बराबर होगा, वो दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। दो सेट का इंटरसेक्शन करके कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगा, वो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि जब हम कॉम्प्लीमेंट को बांटते हैं, जब हम कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी होल कॉम्प्लीमेंट को हटा करके और दोनों को अलग अलग कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए,
तो यूनियन का साइन इंटरसेक्शन बन जाता है और इंटरसेक्शन का साइन यूनियन बन जाता है। यही हम लोग डिमार्गस थ्योरम में ध्यान में रखेंगे। अगला एक पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। सेट के ऑपरेशंस में डिस्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं। जैसे मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, इसको भी अपन एग्जांपल से समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन करेंगे, उसके बाद ए का उसके साथ यूनियन कर देंगे। ये जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट इस किसके बराबर होगा? तो इस ए को दोनों के अंदर, दोनों के साथ भेज देंगे। यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है? जैसे ऐसे समझो, अपन लिखते थे कहीं पर ए इंटू, या नंबर लिखते थे 2 इंटू या ए बी प्लस सी। अक्सर आप इस तरह का अलजेब्रा में क्वेश्चन किए होंगे। ए बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो ये ए अंदर जा कर के क्या होता है? बी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, सी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ये मल्टीप्लाई का साइन दोनों के साथ जा कर के अटैच हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है? ये जो यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी, तो जब ये ब्रैकेट खोलोगे ये ए अंदर जाएगा, तो इसका मतलब है ये ए का एक कॉमन यूनियन बी के साथ भी होगा और ए का यूनियन सी के साथ भी होगा। तो अपन यहाँ पर जो रिजल्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? ए लिखा, बी के साथ भी यूनियन करेगा, ए यूनियन बी। जैसे यहाँ पर अगर रिजल्ट लिखते तो क्या आता? ए इंटू बी आता, ए इंटू बी आता, फिर प्लस क्या आता? ए इंटू सी आता, यही रिजल्ट होता। तो यहाँ पर ऐसे ही क्या होगा? ए का बी के साथ यूनियन हो गया और फिर यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन कर दिया, यहाँ पर ए और सी का इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए यूनियन सी। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला गया? डिस्ट्रीब्यूशन। अपन इस डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्शन पर किया, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाता तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते थे? सेम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते। यहाँ पर क्या है? इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है यूनियन पर, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस पर? यूनियन पर। तो क्या लिखेंगे अपन? ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको काम देंगी, याद रखिएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसको रट करके याद रखना है। अगर समझ रहे हैं आप बात को तो लगातार समझते चलिए। मैथमेटिक्स में नोट्स या थ्योरम का तब तक ही यूज़ है जब तक आप उसको अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। आपने खूब कॉपी भर ली, मैथमेटिक्स की नोट्स लिख लिया, थ्योरम लिख लिया, सारी चीज़ तैयार कर लिया, क्वेश्चन लग नहीं रहा है तो बेकार है। और मान लो एक बार आपने फ्लो में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, आपको बात समझ में आने लगी, आप क्वेश्चन में उस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर दिए, तो फिर मैथमेटिक्स में कॉपी पलट के नोट्स पढ़ने का क्या मतलब है? कोई मीनिंग नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अभी फ़िलहाल आप इनको लिखिएगा, हर चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। कभी भी रिवीजन के दौरान कोई चीज़ मिस हो जाती है तो कॉपी पलट करके देखा जा सकता है। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बन गया अगर आपके दिमाग में, क्वेश्चन आप करने लग गए, तो फिर क्वेश्चन जब करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन लगना शुरू हो गया, तो फिर थ्योरम का मैथमेटिक्स में कोई बहुत लेना देना या फार्मूले का कोई बहुत लेना देना नहीं है। चीज़ों को दिमाग में सेट करते चलना है, एडजस्ट करते चलना है। इसके बाद इन सब चीज़ों को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर कर देते हैं। मान लो हमने एक सेट ले लिया A 1 2 3 4, एक सेट ले लिया B 3 4 5 6, एक सेट ले लिया C 2 3 5 7 8। क्या फाइंड करना है? वेरीफाई करना है। क्या चीज़ वेरीफाई करना है? कि A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। दूसरा हम वेरीफाई कर लेते हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के बराबर होता है। वेरीफाई करना है मतलब चेक करना है कि ये वास्तव में जो लिखा हुआ है ये सही है। इसको वेरीफाई करिए इन एग्जाम्पल से। तो चलो पहला वाला लेते हैं सॉल्यूशन।
ए और बी का इंटरसेक्शन किया, ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। देखो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेट नहीं लिखा, यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेट नहीं लिखा, क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा तो सपोज कर लो यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सेट यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिवर्सल, इसके अंदर सपोज कर लो 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक सारे एलिमेंट मौजूद हैं। ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा, इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 4 मिला। अब अगर हम ए और बी के इंटरसेक्शन का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसा एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन इसमें ना हो, तो इसका वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। कौन कौन सा एलिमेंट है जल्दी बोलो, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक सब कुछ लिखा हुआ है। ये बीच में हमने डैश डैश लिख दिया, ये नहीं कि 1 2 3 4 और 10 लिखा हुआ है, ये पूरी संख्या हमने नहीं लिखी, एज सो ऑन कर दिया 1 2 3 4 अप टू 10 तक का सारा नंबर उसके अंदर मौजूद है। अब जरा ध्यान से देखो, इसका जो RHS वाला पार्ट है उसकी अगर बात करें, ये तो LHS आ गया, इसके RHS वाले पार्ट की अगर बात करें तो इसका RHS क्या होगा, RHS है क्या, A का कॉम्प्लीमेंट निकालो और B का कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसका यूनियन करो। तो अपन पहले क्या कर लेते हैं, A का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, A को छोड़ के सारा, A को छोड़ के सारा मतलब U का सारा एलिमेंट जो A के अंदर मौजूद नहीं है, तो क्या क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 और 10 होगा। इसी तरह से अपन B का कॉम्प्लीमेंट अगर निकाल लेते हैं, B के अंदर जो नहीं है, B के अंदर क्या क्या नहीं है, U का एलिमेंट, तो 1 है, 2 है, 7 8 9 और 10 आ गया, ये B का कॉम्प्लीमेंट आ गया। A कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया अपने को, B कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया, और RHS में क्या कर रहा है कि A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है, मतलब इन दोनों सेट का यूनियन कर दो तो RHS आ जाएगा। तो RHS जो है वो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है। कितना होगा A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, जल्दी बोलो, दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यूनियन मतलब दोनों का सारा एलिमेंट एक साथ लिख देना है, तो क्या होगा, 1 होगा, 2 5 6 7 8 9 10 जरा देखो ये LHS 1 2 5 6 7 8 9 10 और RHS देखो 1 2 5 6 7 8 9 10 दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है, मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बात समझ में आ गई। तो पहला वाला जो इसमें पार्ट था वो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट को वेरीफाई करते हैं। नोट कर लिए होंगे। अब इस सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर वेरीफाई करना जा रहा है तो पहले LHS निकाल लेते हैं। LHS में क्या करना है, B और C का कॉमन लेना है और उसके साथ A का यूनियन कर देना है। तो B और C में कॉमन क्या है, जल्दी बोलो, B और C में कॉमन क्या है, केवल 3। B और C दोनों में कॉमन क्या है, केवल 3। तो यहाँ पर ये बताओ कि B और C का इंटरसेक्शन क्या आएगा, केवल 3। और इसके साथ अपने को क्या कर देना है, A का यूनियन करना है। देखो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी B और C का पहले इंटरसेक्शन निकाल लिया, कितना आया 3। और A के, सॉरी एक मिनट 5 भी कॉमन है, B और C दोनों में कॉमन लेना है, तो 3 भी दोनों में है इंटरसेक्शन और 5 भी दोनों में है। और कोई कॉमन तो नहीं एलिमेंट, नहीं। तो A और B और C के एलिमेंट जो कॉमन है वो कौन कौन से हो गए, 3 और 5। तो ये B और C का इंटरसेक्शन हो गया। इसका अपने को इसके साथ यूनियन कर देना है, A के साथ। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C कितना होगा, A के साथ इसका यूनियन यही हो जाएगा LHS अपना। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, मतलब इसका और इसका एलिमेंट एक साथ लिख देना है। ये LHS आ गया। अब अपने को RHS निकालना है। RHS निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, जरा देखना, A और B का यूनियन चाहिए, A और C का यूनियन चाहिए और उसका कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो पहले अपन A यूनियन B निकालते हैं। A यूनियन B क्या होगा, A और B का यूनियन करो, देखो कितना आता है। A और B का यूनियन 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब अपने को A और C का यूनियन करना है।
ए और सी का यूनियन करके देखो, सी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ ए का यूनियन कर दो तो 1 2 3 4 5 7 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 7 और 8 हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को? ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का कॉमन इंटरसेक्शन निकालना है, यानी दोनों सेट में कॉमन क्या है। तो इन दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो RHS हो जाएगा। इन दोनों सेट का कॉमन क्या हो गया? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्या रिजल्ट आएगा जरा बोलो? इन दोनों का कॉमन क्या होगा? 1 दिख रहा है कॉमन, 2 दिख रहा है कॉमन, 3 दिख रहा है कॉमन, 4 दिख रहा है कॉमन, 5 दिख रहा है कॉमन, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये आ गया RHS आपका। LHS क्या आया था? 1 2 3 4 5। RHS क्या आया? 1 2 3 4 5। मतलब LHS में जो आया रिजल्ट वही RHS में भी आ गया। मतलब ये जो यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी लिखी है, ये आइडेंटिटी इस एग्जाम्पल के लिए ट्रू हो गई क्या? यानी इसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये वेरीफाई हो गया। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से वेरीफाई करने के लिए अगर आएंगे तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल्स लेकर के, एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे करके अगर वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो उन एग्जाम्पल्स का यूज करके आप इस तरह के रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हम लोग लास्ट में इस पे डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे, जेईई मेंस में पूछे हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था जो अभी तक हमने पढ़ा, वो क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन तक पढ़ा। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात हो रही थी उसमें वेन डायग्राम अपना बचा हुआ था। तो अब हम लोग आगे इस पर क्या डिस्कशन करने जाएंगे? वेन डायग्राम। तो पहले आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी में एक बार देख लीजिए कि आपसे ये सारे क्वेश्चंस लग जा रहे हैं कि नहीं लग जा रहे हैं, फिर अपन वेन डायग्राम पे आते हैं।